Hello everyone, welcome back to Law Vita. My name is Aradhya. I welcome you all in our Transfer of Property Act series. आज हम लोग सेक्शन 35 ऑनवर्ड्स इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. और अभी ना ऐसा नहीं, हमने 37 तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. फिर आप सीन उसमें हमने 35, 36, 37 कवर किया था. तो अभी बीच के 38, 39, 40 दे आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब हम लोग इसमें ना 53A तक कवर करने वाले हैं. 4 सेक्शन, द 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज सेक्शन 41, 52, 53, 53A. जिनसे सवाल बनते हैं वही डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, 41 जो कि ऑस्टेंसिबल ओनर की बात करता है, 52 जो लिस्ट पेंडेंस के कॉन्सेप्ट को बताता है, 53 जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात करता है, एंड 53A जो पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है. चारों ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, और ये चारों हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 41 से. सेक्शन 41 दैट टॉक्स अबाउट ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑस्टेंसिबल ओनर का क्या मतलब होता है. देखिए, यहाँ हमने लिखा है ऑस्टेंसिबल ओनर वो व्यक्ति होता है जो दिखता तो ओनर जैसा है लेकिन वो रियल ओनर नहीं होता है. रियल ओनर कोई और होता है. ठीक है, और ये जो दिखावा वाला जो ओनरशिप है वो रियल ओनर के कंसेंट से ही होता है. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने आप से फ्रॉड करने के लिए ओनर बन के घूम रहा है. नहीं, रियल ओनर ने ये कंसेंट दी है, चाहे फिर वो एक्सप्रेसली दी हो चाहे इम्प्लाइडली दी हो, कि मैं चाहता हूँ कि कोई और व्यक्ति ओनर बन के मेरी प्रॉपर्टी को, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको सेल करे. ठीक है, तो इलस्ट्रेशन हमने यहाँ पे दिया है जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है वो अपने कज़न बी को अलाउ कर रहा है. ही इज़ अलाउइंग हिज कज़न बी कि वो उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ए की प्रॉपर्टी को होल्ड करे और उसे डील करे एज हिज ओन. ठीक है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी की तरह उसे डील करे. और साथ ही साथ बी जो है, जितने भी उसके लैंड रिकॉर्ड्स हैं उस प्रॉपर्टी के, उसमें एज अ ओनर ही दिखता है. ठीक है, अब क्या होता है, बी जो है उस प्रॉपर्टी को सेल करता है टू सी. एक सी नाम के व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी सेल करता है. अब सी को सारा राइट दिया जाता है कि सी चाहे तो सारे प्रॉपर वेरिफिकेशंस कर ले, लैंड रिकॉर्ड्स चेक कर ले, डॉक्यूमेंट्स चेक कर ले. उसने सब कुछ चेक कर लिया एंड ही परचेज दैट प्रॉपर्टी इन गुड फेथ. उसने गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली. अब सवाल उठते हैं कि क्या सी को वैलिड टाइटल मिलेगा यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का? नहीं मिलेगा. सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भाई बी तो रियल ओनर नहीं था ना, तो क्या उसे टाइटल मिलेगा? क्योंकि एक प्रोविजन होता है ना, दैट नो मैन कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी विच ही डज नॉट ओन एज हिज ओन. जब वो खुद की प्रॉपर्टी ना हो तो वो खुद उसको सेल नहीं कर सकता है. लेकिन ये इसका एक तरीके से एक्सेप्शन है ऑस्टेंसिबल ओनर का कंसेप्ट. ये कहता है दैट इवन दो बी वॉज नॉट द रियल ओनर, फिर भी सी के पास जो टाइटल गया है वो बिल्कुल वैलिड है और ये जो ट्रांसफर है वो वैलिड है. ठीक है, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रिंसिपल है ऑस्टेंसिबल ओनर का, जो 41 का कंसेप्ट है, ये एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है टू द जनरल रूल ऑफ नेमो डेट क्वाड नॉन हबैट, विच मीन्स दैट नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़. ठीक है, लेकिन अगर रियल ओनर खुद अलाउ करे किसी और को ओनर जैसा दिखने के लिए, तो वो बायर को लेटर डिनाई नहीं कर सकता है. तो ये इस कंसेप्ट का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरल रूल तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति वो टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकता विच ही डज नॉट हिमसेल्फ हैज. लेकिन ऑस्टेंसिबल ओनर का कंसेप्ट कहता है कि अगर रियल ओनर ही अलाउ कर रहा है एक सेकंड पर्सन को कि वो ओनर जैसा दिखे, तो वो बायर को लेटर डिनाई नहीं कर सकता है और बायर के पास ऐसे ट्रांसफर में जो टाइटल गया है वो गुड टाइटल ही रहेगा. बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हों. वो क्या? सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कंसेंट रियल ओनर की ही होनी चाहिए, फिर चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो. ठीक है, दूसरी चीज़, ट्रांसफ़र कंसिडरेशन का ही हो. ठीक है, गिफ्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गिफ्ट नहीं होना चाहिए. ट्रांसफ़र इज़ फॉर कंसिडरेशन ओनली. थर्ड थिंग इज़ द बायर मस्ट टेक द रीजनेबल केयर. यहाँ पे बायर का भी ड्यूटी है कि वो पूरे रीजनेबल केयर के साथ टाइटल को वेरीफाई करे. ठीक है, और उसको ये अपॉर्चुनिटी फ्रीली मिलनी चाहिए. एंड फोर्थ थिंग इज, नाउ वॉट एवर बायर इज डूइंग ही मस्ट एक्ट इन गुड फेथ. बायर यहाँ पे जो भी कर रहा है, बायर जो सेल एंड परचेजिंग यहाँ पे जो कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है. तो अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो ट्रांसफर वैलिड माना जाता है. ये कहता है हमारा ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर का कंसेप्ट. बस इतना सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कंडीशंस ये 4 फुलफिल होनी चाहिए और ये इस लीगल प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है. दैट्स इट. Now, let's move ahead to another important provision, important section, that is section 52.
जिसे हम लिस पेंडेंस डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। कई दफ़ा ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछते हैं कि लिस पेंडेंस का जो कंसेप्ट है वो किस सेक्शन में है, तो याद रखो सेक्शन 52 है। ठीक है, देखिए ये दो वर्ड है, ये पहले तो पूरी की जो पूरी टर्म है ना ये लैटिन फ्रेज है और इसमें दो अलग अलग वर्ड हैं लिस और पेंडेंस, जहां लिस का मतलब होता है डिस्प्यूट और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग। तो लिस पेंडेंस का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? पेंडिंग लिटिगेशन, पेंडिंग लिटिगेशन या पेंडिंग सूट। ठीक है, तो जब कोर्ट में एक प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा हो तो पार्टीज उस प्रॉपर्टी को उस पेंडिंग सूट के दौरान फ्रीली ट्रांसफर ना कर पाएं, इस तरह के ट्रांसफर के केस का फाइनल रिजल्ट, ताकि जो फाइनल रिजल्ट है केस का उस पर अफेक्ट ना हो। यही कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन पेंडिंग सूट का। एग्जाम्पल से समझिए, इमेजिन कीजिए कि ए और बी के बीच एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अब अगर बी केस चलने के दौरान उस प्रॉपर्टी को एक थर्ड पार्टी सी को बेच दे, केस चल रहा है ए और बी के बीच में एक प्रॉपर्टी के रिगार्ड में, और अब बी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को पेंडिंग सूट के दौरान सी को बेच दिया, तो ए का केस तो बेकार हो जाएगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो किसी और के पास चली गई। इसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 52 को बनाया गया है। अब सेक्शन 52 का रूल एग्जैक्टली कहता क्या है, लेट्स रीड दैट। इट सेज दैट when a suit or a proceeding relating to an immovable property, remember we are talking about an immovable property, when a suit or proceeding relating to an immovable property is pending in a court, जब वो सूट वो proceeding pending है कोर्ट में उस immovable property से जुड़ी हुई, then at that duration no party to the suit can transfer or deal with that property। तो कोई भी जो पार्टी है उस सूट से जुड़ी हुई वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या डील नहीं कर सकती है in a manner that affect the rights of the other party under the final decree or order of the court। ठीक है, और अगर ट्रांसफर होता भी है तो वो वैलिड तो होता है, पर it will be subject to the final decision of the case। Remember, if they do so, it will not affect the rights of the parties under the court's final decree। It जो भी डिसीजन होगा वो सब्जेक्ट होगा टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। ठीक है, अब रिमेंबर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द रूल्स और फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस लिस पेंडेंस। क्या क्या है देखिए, पहली चीज इट अप्लाइज ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने ऊपर भी बता दिया। दूसरी चीज, सूट मस्ट बी बोनाफाइड, यानी कि बिल्कुल जेन्युइन डिस्प्यूट होना चाहिए, यहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड एंड थिंग्स अप्लाइड यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, एनी ट्रांसफर ड्यूरिंग पेंडेंसी इज नॉट वॉइड। याद रखना, ट्रांसफर जो हो रहा है इस पेंडेंसी के दौरान वो वॉइड नहीं है, बट रादर इट इज सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स डिसीजन। ये बात आपको याद रखनी है, कोई भी ट्रांसफर वॉइड नहीं है, बट रादर इट इज सब्जेक्टेड, कि जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करेगा उस ट्रांसफर का फाइनल आउटकम। ठीक है, अनदर पॉइंट इज कोर्ट्स परमिशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द वैलिड ट्रांसफर। अगर अब आपको उस ट्रांसफर को वैलिड कराना है आफ्टर द फाइनल डिक्री, तो फिर आपको उसके लिए कोर्ट का परमिशन रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, और इसका पर्पस यही है टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स, कि ऐसा ना हो कि इसी मैटर को फिर एक नए सूट के लिए में लेकर आया जाए। सो टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब एक सवाल उठता है दैट व्हेन वी से दैट द पेंडेंसी स्टार्ट, ये जो हम बात करें ना कि जब तक सूट पेंडिंग है उस दौरान ट्रांसफर नहीं होगा, तो हम कब कहते हैं कि सूट पेंडिंग शुरू हो रहा है इसका पेंडेंसी, और कब इसका पेंडेंसी खत्म हो रहा है? तो देखिए, पेंडेंसी जो है इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लेन। जिस दिन से वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है उसी दिन से उसकी पेंडेंसी शुरुआत हो जाती है। और अगर हम बात करें कि पेंडेंसी ख़त्म कब होती है, तो केस पेंडिंग कब ख़त्म होता है, when the final decree और ऑर्डर इज पास, जब या तो फाइनल डिक्री और ऑर्डर पास हो जाए, या फिर डिक्री सेटिस्फाई हो जाए, या फिर जो अपील वगैरह का जो पीरियड था वो एक्सपायर हो जाए, जब लिमिटेशन एक्सपायर हो जाए, तब जो है वो पेंडेंसी जो है वो एंड होती है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए ध्यान से। ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग द ओनरशिप ओवर अ हाउस। ठीक है, ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग अ प्रॉपर्टी। ए ने बी के ऊपर एक सूट फाइल किया रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ अ हाउस। ठीक है, घर की ओनरशिप को लेके। अब जिस दौरान केस चल रहा था, इसी दौरान बी ने क्या किया, बी ने उस हाउस को सी को सेल कर दिया। ठीक है,
बी सेल्स द हाउस टू सी. अब सी चाहे बोनाफाइड परचेजर हो, फिर भी सी की ओनरशिप डिपेंड करेगी ए बी वाले केस के फाइनल रिजल्ट पर. ये कहता है हमारा लिस पेंडेंस का कंसेप्ट. ठीक है, इवन इफ सी इज अ बोनाफाइड परचेजर, हिज राइट्स आर सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सूट बिटवीन ए एंड बी. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेक्शन 52. चलिए आगे बढ़ते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन और सेक्शन इज सेक्शन 53 दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स. सो ये जो सेक्शन है ये दो तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स को डील कर रहा है. पहला, व्हेन समबडी ट्रांसफर टू चीट द क्रेडिटर. अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है क्रेडिटर्स को चीट करने के लिए, उस पर अप्लाई होगा. दूसरा ये अप्लाई होगा इफ समबडी इज ट्रांसफरिंग टू डिफ्रॉड द फ्यूचर बायर. फ्यूचर बायर को डिफ्रॉड करने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये उस पर अप्लाई होता है. ठीक है, सो ये डील विद द फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड बाय समवन टू चीट द क्रेडिटर्स और टू द फ्यूचर बायर्स. अब पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रांसफर टू चीट और डीले द क्रेडिटर्स. ठीक है, तो देखिए अगर कोई डेटर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, एक डेटर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, इस इंटेंशन से ट्रांसफर कर रहा है कि वो क्रेडिटर्स को चीट कर सके. ठीक है, तो उन्हें पैसा कि ताकि उन्हें पैसा ना देना पड़े, तो ऐसा ट्रांसफर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर माना जाता है एज पर दिस प्रोविजन. इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी टू डीले और चीट द क्रेडिटर्स, द ट्रांसफर इज वॉइडेबल. ऑल्सो रिमेंबर दैट सच ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर. ठीक है, वो ट्रांसफर कैंसिल हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर कोर्ट से रिक्वेस्ट करके ऐसे ट्रांसफर को कैंसिल करवा सकता है. बट हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर दैट अ बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन इज प्रोटेक्टेड. यानी अगर बायर ने गुड फेथ में कंसिडरेशन देकर प्रॉपर्टी ली है तो उसका ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा. याद रखना ये बात. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हियर वी हैव मेंशन, और उसके मदद से आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. देखिए, ए ओज 10 लाख रुपीज़ टू मैनी क्रेडिटर्स. ठीक है, ए के पास 10 लाख रुपए का वो उधार है, उसको बहुत सारे क्रेडिटर्स को वापस करना है. ठीक है, बट उन्होंने पैसा मांगा. जब उन्होंने क्रेडिटर्स ने पैसा मांगा तो ए ने क्या किया, और अगर पैसा नहीं देगा तो घर गिरवी रखना पड़ेगा, तो ए ने क्या किया, ए ने अपना घर अपने फ्रेंड डी को ट्रांसफर कर दिया उसी दौरान, है ना. टू अवॉइड द पेइंग ही ट्रांसफर्स हिज हाउस टू हिज फ्रेंड डी जस्ट टू एस्केप द लाइबिलिटी, ताकि लाइबिलिटी स्केप कर सके. तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं दे कैन जॉइंटली फाइल अ सूट, और वो इस ट्रांसफर को चैलेंज करके और इस ट्रांसफर को कैंसिल करवा सकते हैं. तो ये है कंसेप्ट कि ट्रांसफर किया जा रहा है टू चीट द क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के संग नुकसान नहीं होगा. क्रेडिटर, इस ट्रांसफर को वॉइडेबल किया जा सकता है द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, और यहाँ पे सारे क्रेडिटर्स मिलके सूट फाइल कर सकते हैं टू कैंसिल सच ट्रांसफर. ठीक है, अब पार्ट 2 इसका बात करता है ट्रांसफर टू डिफ्रॉड द फ्यूचर बायर. अब इसका क्या कंसेप्ट है, दैट समटाइम्स ओनर प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफर कर देता है. जैसे गिफ्ट के केस में मोस्टली ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी जो है बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफर की जाती है. अब यहाँ पे जो ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव है टू चीट अ फ्यूचर बायर. कैसे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी. तो याद रखिए जो मैंने बोला कि अगर ट्रांसफर बिना कंसिडरेशन के जो दिया जा रहा है प्रॉपर्टी का जस्ट टू चीट अ फ्यूचर बायर, ये भी अगेन ट्रांसफर वॉइडेबल होता है बाय द बायर हु वाज चीटेड. एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है दैट ए ने एक प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट में दी. ए गिफ्ट हिज लैंड टू बी. लेटर ए क्या करता है, ए जो है उसी सेम लैंड को सी को सेल करता है. ए सेल्स द सेम लैंड टू सी. तो अगर ये गिफ्ट एक्चुअली सिर्फ सी को चीट करने के लिए किया गया था, ये जो गिफ्ट किया गया था टू बी अर्लियर, तो यहाँ पे सी सारी चीज़ों का पता लगाने के बाद सूट फाइल कर सकता है और उस गिफ्ट को कैंसिल करवा सकता है. तो दिस इज व्हाट वी से दैट द ट्रांसफर इज वॉइडेबल बाय द बायर हु वाज चीटेड. कि अगर इफ समबडी ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन जस्ट टू चीट द फ्यूचर बायर, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है टू द फ्यूचर बायर कि वो ऐसे ट्रांसफर्स को रुकवा सकते हैं, उन्हें कैंसिल करवा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ ट्रांसफर टू डिफ्रॉड द फ्यूचर बायर्स. सो फ्रेंड्स, ये था कंसेप्ट हमारा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स के रिगार्ड में, सेक्शन 53. चलिए आज के सेशन का लास्ट सेक्शन हम लोग देख लेते हैं. अगैन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस. देखिए इसका पर्पस क्या है, पर्पस मैं आपको बात बताऊंगी. पहले ये कंसेप्ट क्या है.
to protect a buyer who has taken the possession of a property in good faith under a written contract even if the registration is not completed. देखिए इसमें क्या हुआ कि एक बंदे ने दूसरे सेलर से अपना एक प्रॉपर्टी परचेज की, पूरे रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका, गुड फेथ में परचेज की गई, ठीक है, पोजेशन आ गया प्रॉपर्टी का बायर के पास, बस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था या सही तरीके से नहीं हुआ था ये कह लीजिए. तो यहाँ पर ना ऐसे ट्रांसफर्स में बायर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट द सेलर, बट बायर को ओनरशिप राइट्स नहीं मिलते हैं. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं पूरा ध्यान से सुनिए. कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, दैट एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, प्रॉपर तरीके से रिटन कॉन्ट्रैक्ट में हुआ, कंसिडरेशन के साथ हुआ है. दूसरी चीज, सारे टर्म्स क्लियर थे, एवरीथिंग वाज साइन बाय सेलर. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है सेलर के द्वारा साइन किया गया या फिर उसके ऑथराइज एजेंट के थ्रू साइन किया गया. ठीक है, सारे के सारे जो टर्म्स थे वो रीजनेबली क्लियर थे दोनों ही पार्टीज को. फिर बायर के पास अब पोजेशन है, बायर हैज टेकन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे फिर वो एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो. फिर बायर हैज डन समथिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर ने अब कुछ ना कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में कमिट किया. क्या किया, या तो उसने उस लैंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया या प्लांट क्रॉप्स प्लांट कर दिए या फिर रिनोवेशन स्टार्ट कर दिया. सो ही हैज डन समथिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ऑल्सो बायर हैज आइदर परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इज विलिंग टू परफॉर्म इट. ठीक है, बायर विलिंग है, यानी कि बायर ब्रीच पे नहीं है, बायर विलिंग है, या तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया पूरा या फिर ही इज विलिंग टू परफॉर्म इट, वो पीछे हटने वाला नहीं है. तो अगर ऊपर की सभी कंडीशंस पूरी होती हैं ऐसे ट्रांसफर में, इफ एवरी कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड, तो फिर उसके बाद सेलर कैन नॉट एविक्ट और डिस्टर्ब द पोजेशन ऑफ बायर. उसके बाद जो सेलर है, जो ट्रांसफरर है, वो उसे उस पोजेशन से बेदखल नहीं कर सकता या उसके पोजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट रजिस्टर्ड प्रॉपरली, भले ही रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हुआ हो. बायर को पोजेशन का प्रोटेक्शन मिलता है. ठीक है, ये कहता है सेक्शन 53A का कंसेप्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. बट याद रखना, बायर हियर कैन नॉट सू फॉर ओनरशिप, क्योंकि अभी यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन या सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. यहाँ पे सिर्फ एक शील्ड प्रदान की जा रही है बायर को, पूरी की पूरी तलवार नहीं दी जा रही. दिस ओनली गेट्स, बायर ओनली गेट्स द शील्ड हियर, ही डज नॉट गेट द स्वॉर्ड, है ना. यहाँ पे वो ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, ही कैन नॉट सू फॉर ओनरशिप. ये कहता है सेक्शन 53A का कंसेप्ट. I hope it is clear. So इसका ऑब्जेक्टिव यही है, to protect the buyer who is taking the possession in good faith under a written contract even if the registration is not complete. This is called the doctrine of part performance. He can sue for possession but he cannot sue for ownership. Remember this thing. Alright, so friends, ये था हमारा 41, 52, 53, 53A का concept. ठीक है, ये कुछ highly important provisions थे TPA के. I hope these are clear to you. For any doubt, do let me know in the comment section. ठीक है, आपको कितने हेल्पफुल लगे, कितना समझ आया, this also let me know in the comment section. अगले लेक्चर में हम 53 हम लोग सेल्स स्टार्ट करेंगे फर्दर सेक्शन में. उसके लिए stay tuned with the channel. Thank you for watching. Keep learning, keep growing with Law Vita. Have a good